आप सभी को नमस्कार। कला मित्र के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बैंगलोर से विष्णु भैया। विष्णु भैया आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? अभी क्या करते हैं? और कब से लिख रहे हैं? नमस्कार सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ सकुशल होंगे और इस मुश्किल समय में डट के मुकाबला कर रहे होंगे। मैं विष्णु पाठक गया बिहार का रहने वाला हूं। जो लोग बिहार में गया जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं, बिहार का जो दक्षिणी इलाका है झारखंड से लगा हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा जिला है गया, वो वहां से मैं हूँ। अगर पुराने इतिहास में कहा जाए तो मैं मगध का रहने वाला हूँ, मैं मगध से हूँ। बैंगलोर में आजकल रहता हूँ, लगभग 10 साल हो गए हैं बैंगलोर में। यहाँ एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, आईटी फील्ड में हूँ। तो कविताएं लिखने का कार्यक्रम तकरीबन 5 साल से चल रहा है। पढ़ने का भी कार्यक्रम लगभग 5-5.5 साल से चल रहा है। मेरी कोई इससे पहले रुचि इस विषय में नहीं रही है, लेकिन जो कुछ भी है वो 5 सालों का ही है। लेकिन हाँ, काफी 5 सालों में काम किया गया है इस विषय में, विशेषकर पढ़ने के बारे में। पढ़ने पे काफी ध्यान रखा गया है, लिखने से ज्यादा जरूरी यही है परिचय। भैया अक्सर ये देखा है, मतलब जिनसे भी बात किया है वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि लिखने से ज्यादा पढ़ना ज्यादा जरूरी है। उसका क्या तात्पर्य होता है भैया? क्या इफेक्ट होता है रीडिंग का आपके राइटिंग पे, वो कुछ बता सकते हैं? बहुत इफेक्ट होता है। पहले बात तो यह है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको आता है। आप जब अच्छी चीजें पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा का डेफिनेशन क्या है। अच्छे के भी कई डेफिनेशन होते हैं, तो आपका जो अपना अच्छे का डेफिनेशन है वो इम्प्रूव होते जाता है। वरना आप मतलब इतने से ही संतुष्ट हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो आपने विश्व देखा ही नहीं, आपने विश्व सही तो पढ़ा नहीं। फिर दूसरी एक बात है, आपको कई जगह हिंट मिलता है। कई बार आप कविता लिखते समय आप अटक जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कैसे अप्रोच करें। कई लोगों का जो अप्रोच देखते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है कि ये रास्ता भी है, वो रास्ता भी है, कोई ना कोई रास्ता ले सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय, और इसमें मैं कहूंगा कि इसीलिए कविता पढ़ना ही जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कविता ही पढ़िए या कविता पढ़ना है कविता लिखने के लिए, बिल्कुल नहीं। पढ़ना जरूरी है। क्यों ना आप अखबार ही पढ़ते हो 5 दिन भर में, अगर आप पढ़ते हैं और अगर प्रयास करके विभिन्न विषयों पे पढ़ते हैं, आप शहरों पे भी पढ़ रहे हैं, आप प्रेम पे भी पढ़ रहे हैं, आप नॉस्टैल्जिया पे भी पढ़ रहे हैं, आप वॉर पे भी पढ़ रहे हैं, आप पोएट्री भी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, गद्य पढ़ रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी फिल्में देख रहे हैं, अच्छे गाने सुन रहे हैं। सारे स्रोत हैं, माध्यम हैं ज्ञान की। बहुत तरह की बातें आएंगी, दुनिया जहान को आप जानिएगा। अब आपको एक प्रेम कविता लिखनी है तो फिल्म बनाने वाला तो वेनिस चला जाएगा अपना सेट उठा के, आपको वेनिस को अपनी कविता तक लाना होगा। तो उसके लिए वेनिस या तो चले जाइए, अमीर आदमी हो तो आप वेनिस जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम वेनिस पढ़ लीजिए। वेनिस जाएंगे तो 2-3 दिन के लिए जाएंगे ना, उतना में काम नहीं होगा। पूरी इटली नहीं घूम सकते हैं, वेनिस है, रोम है, तमाम जगह है, पूरा यूरोप है। लेकिन आप पढ़ें कि हाँ वहाँ लगून है, वहाँ नहरें हैं, उनमें हरा पानी आता है, वहाँ की पलाजोज कहते हैं वहाँ के महलों को, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। फिर आप पेरिस के बारे में पढ़ें, फिर आपको कोई बताए कि पेरिस में जो महिलाएं हिल पहनना शुरू की थी वो इसलिए नहीं कि कोई फैशन था, इसलिए कि वहाँ लोग जब शौच करते थे तो गंदगी रोड पे बहती थी, तो उसके छींटे न पड़े इसलिए हिल का आविष्कार किया गया था, जो आज का सबसे बड़ा फैशन है, फैशन सिंबल है। ये ज्ञान है, ये मैंने किताब में पढ़ा है। इस किताब का नाम है जल थल मल। तो बहुत से ऐसे ज्ञान है जो आपको जहां तहां मिलेंगे। साउथ अफ्रीका में एक जगह है कि गुड होप है। क्यों गुड होप कहते हैं? वास्को ड गामा कौन था? वो जो यूरोप के लिए महान है वो भारत के लिए शैतान है। ऐसा क्यों है कि इतिहास में कुछ लोग महान भी हैं, शैतान भी हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। अब तमाम चीजें से मुझे शहरों के बारे में लिखना बहुत पसंद है, मैं खूब शहरों के बारे में लिखता हूँ। तो अगर आप शहरों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप पढ़िएगा कि 4 लोगों ने 4 शहरों के बारे में लिखा है, तो आप जिस शहर के में रहते हैं आप फिर उस शहर को देखने लगिएगा।
एक बात जो मुख्य है जिसमें मैं लौट के आके बात खत्म करना चाहूंगा, जब आप कुछ समय तक लिख लेते हैं ना कविताएं, जो आपको बेसिक चीजें आने लगती हैं, आपको बेसिक समझ हो जाती है, तो जो सीनियर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो पुराने कवि हैं, वो कहेंगे कि अब मूल काम है दृष्टि का, देखने का काम है। यानी छोटी सी छोटी चीजें और बड़ी सी बड़ी चीजें, बड़ी सी बड़ी चीज में छोटी सी छोटी बारीकियां, और छोटी सी छोटी चीजें में बड़ी से बड़ी विशालता। चींटी को महान बनाते हुए देखना है और हिमालय के बर्फ के छोटे से टुकड़े में प्रेम तलाशना है। तो ये दृष्टि है। तो यहाँ पहुंचने में पढ़ना बहुत मदद करता है। और रस है, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लोगों ने लिख दी। उर्दू की गजलें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिर्जा गालिब डाक दहलवी को पहले पढ़े तो कितनी अच्छी लिख के गए हैं। आप हिंदी में कविता लिखना चाहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को नहीं पढ़ना चाहते, निराला को नहीं पढ़ना चाहते, नामधारी सिंह दिनकर को नहीं पढ़ना चाहते, आजकल के जो बड़े कवि हैं राजेश जोशी, अरुण कमल, उनको नहीं पढ़ना चाहते। अरे भाई, उसका आनंद लीजिए, विश्व साहित्य पढ़िए। फिर एक हिंदी वालों में एक बीमारी है, युवाओं में, पुराने लोगों में नहीं, कि हम तो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। क्या है भाई, थोड़ा संस्कृत पढ़ लीजिए, थोड़ा मैथिली भोजपुरी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जैसे विश्व व्यापार में डॉलर है, वैसे ही विश्व साहित्य में अंग्रेजी है। सारा कन्वर्जन अंग्रेजी के थ्रू हो रहा है, सारा ट्रांसलेशन का काम अंग्रेजी के थ्रू है। इसलिए अंग्रेजी में विश्व साहित्य पढ़ना चाहिए। पोलैंड में विस्लावा सिम्बोस्का क्या लिखती हैं आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहूदा मिर्ज़ाई अमिचाई इजराइल में क्या लिख रहे हैं, महमूद दरवेश क्या लिख रहे हैं फिलिस्तीन में, फ्रांस में रिम्बॉर्ड क्या लिख के चला गया कि सरलिज्म आ गया। ये बहुत सी बातें हैं। वॉल्ट विटमैन ने क्या कहा है अपने लीव्स ऑफ ग्रास में, एमिली डिकिंसन ने क्या कहा है अपनी किताबों में, कैसे उम्मीद जगाती हैं वो एक चिड़िया के रूप में। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, पढ़ना चाहिए, यही कुल मिला के बात है। बिल्कुल भैया। भैया ने जैसे बता रहे थे कि छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है और बड़े बड़े चीजों में छोटी छोटी चीजें खोजनी पड़ती है, वैसे इनके कविताओं में भी हमें देखने को मिलता है कैसे भाई बारीक बारीकी पे भैया का खास नजर रहता है। रिक्वेस्ट करेंगे भैया अगर कोई पोइट्री आप सुनाएं या कुछ भी, कोई भी रचना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ। तो एक नई कविता लिखी है इधर, वही सुनाऊं? जी बिल्कुल, स्वागत है भैया। तो ये थोड़ा भारत में और पाकिस्तान मिला के जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ 5-6 मुख्य स्थान हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और उसके बाद इन दोनों के जो बाद आते हैं धौलावीरा है, लोथल है, और तमाम जगह हैं, कालीबंगान है। तो इन सब को मैं ध्यान में रख के एक ऐतिहासिक कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, और ये कविता है, इसका शीर्षक है धौलावीरा के प्रतीक। मैं आषाढ़ की एक सुबह करूंगा यात्रा तुम्हारी तलाश में, कच्छ के रण के बीचों बीच बसे उस नगर की ओर जहां चांद के डूबते सब हो जाता है श्वेत शांत, जहां खारा है सब, झील भी, वहां जहां न देता है दिखाई न सुनाई, समुद्र सिर्फ महसूस होता है हवाओं में, वहां जहां चीख भी आवाज से लौटती नहीं टकरा कर गुमशुदा हो जाती है अनंत में, जैसे कविता कविता लिखने के क्रम में हो जाती है कभी कभी। मैं यात्रा करूंगा वहां जहां जीवन के पिछले चक्र में तुम थी, प्रेम था। मैं यात्रा करूंगा वहां जहां जीवन के पिछले चक्र में तुम थी, प्रेम था। ऊंची टीलों पर नाचते थे मोर, आती थी आवाजें जल तरंगों की 16 जल कुंडों से, वहां जहां प्रवाह में कविता थी सरस्वती। खस रजनीगंधा और तुम करती थी यात्राएं धौलावीरा के स्नानागार से मोहनजोदड़ो के स्नानागार तक, तुम्हारे स्नान से महक उठता था बियाबां। क्या बात, क्या बात। गढ़ पर बनी अपने कमरे की खिड़की से, गढ़ पर बने अपनी कमरे की खिड़की से मेरी छत के नीले आकाश में पीली पतंग को देखना पसंद था तुम्हें। लाल गाजर उगते थे हरी मटर के साथ शहर के निचले हिस्से वाली भूरी जमीन पर।
तुम्हारे बदन को छूकर आने वाले जल के पटवन से और भी ज्यादा मीठी हो जाया करती थी गाजर की मिठास। तो क्या सभ्यता सरस्वती के साथ साथ शाश्वत थी या बाद भी? तो क्या सभ्यता सरस्वती के साथ साथ शाश्वत थी या बाद भी सरस्वती के अंतः सलीला हो जाने के? पूछूंगा बूढ़े दद्दा से, जो अब भी बकरियां चराते हैं वहां जहां दफन है 5000 साल पुरानी सभ्यता। उन्हें ना सही उनके लोकगीतों को पता हो जवाब, क्योंकि लोकगीतों को आती है सभ्यता की भाषा। वे लोग जो खुद को कहते हैं पुरातत्वविद कभी नहीं समझ पाएंगे धोलावीरा की पुरातन सभ्यता को। वे समझ गए हैं मिस्र और मेसोपोटामिया की भाषा। उन्होंने खोज ली है तूतनखामेन की कब्र, घोषित कर दिया है महान गीजा के पिरामिड को, और लक्सर की गुफाओं में बनी चित्रकारियों पर सैलानियों से कर रहे हैं वाद विवाद। उन्हें मालूम है अलेक्जेंड्रिया से लक्सर का रास्ता, लेकिन लोथल से धोलावीरा का नहीं खोज पा रहे हैं वे। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है कोई मंदिर, इस बात से वे बहुत हैरान हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है कोई मंदिर, इस बात से वे बहुत हैरान हैं। उनके लिए ज्यादा जरूरी है धर्म के प्रतीक का होना प्रेम के प्रतीक से। वे प्रसन्न हैं मिस्र और मेसोपोटामिया में, उन्हें दिखाई देते हैं देवता ही देवता, किंतु हड़प्पा के नगरों के पास है केवल नदियां, सिंधु, सरस्वती और घाघरा। स्त्रियों की कब्र में लगी है पकी हुई ईंटें, राखी गढ़ी के कब्रिस्तान में सर ढका है उनका सुंदर पत्थरों वाली छत से, और रखे हैं बहुत सारे बर्तन भी। आसमान को देखते हुए नहीं लेटी हैं वे, उनकी नजर टिकी है राखी गढ़ी की सभ्यता की ओर। उनकी नींद के हिस्से है सबसे ऊंची जमीन सभ्यता में। वे हंस रही हैं राखी गढ़ी के कब्रिस्तान से क्लियोपाट्रा के पक्ष में। वे हंस रही हैं उन इतिहासकारों पर जो डूबे हैं अब तक तूतनखामेन के लंगड़ा होने के दुख में। वे हंस रही हैं उन इतिहासकारों पर जो नहीं कर पा रहे हैं स्वीकार एधन धुना की कविताओं को। कर्क रेखा पर बसी धोलावीरा सभ्यता के गढ़ के उत्तरी दरवाजे पर गढ़े हुए प्रतीक चिन्हों को समझना है असंभव इतिहासकारों के लिए, जानते हुए हंस रही हैं राखी गढ़ी की स्त्रियां। मैं तुम स्त्रियों की तलाश में आषाढ़ की एक सुबह करूंगा यात्रा, कच्छ के रण के बीचों बीच बसे उस नगर की ओर जहां चांद के डूबते सब हो जाता है श्वेत शांत, जहां खारा है सब झील भी। क्या बात है। एक ही चीज मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर स्कूल में अगर कोई हिस्ट्री ऐसे पढ़ाता तो रियली बहुत बहुत इंटरेस्ट मजा आता है ना। जी भैया जी बिल्कुल। हम लोग भी सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता। तो बिहार से आप भी हैं, तो और जो लोग बिहार से नहीं भी हैं भारत से हैं, जिन्होंने मगध सुना है, भारत का थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है, उनको एक जगह का नाम जरूर पता होगा, उसका नाम है नालंदा। नालंदा तो भारत में दो बहुत बड़े प्रतीक हैं पूरे पुराने शिक्षा प्रणाली को लेकर। एक है नालंदा भारत में, तो और एक है तक्षशिला। तो नालंदा मगध में आता है। तो नालंदा को एक लंबे समय तक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान जलाया गया, शायद 2 या 3 दफा जलाया गया। कहते हैं 6-6 महीने तक जली नालंदा की, जलती रहे किताबें। नालंदा बहुत बड़ा गढ़ है। नालंदा विश्वविद्यालय होने के पहले भी, उन किताबों के वहां रखे जाने होने के पहले भी, क्योंकि उसके पहले वहां एक और आदमी थे जो वहां उपवन में घूमा करते थे, उनका नाम था बुद्ध। उसके पहले भी एक और आदमी थे जो वहां साधना किया करते थे, उन्हें वो जगह बहुत पसंद थी, उनका नाम है महावीर। तो एक बड़ी लंबी प्रणाली है नालंदा की। तो आप लोगों को अपनी कविता से नालंदा दर्शन करवाऊं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वागत। चलिए तो नालंदा घूम के आते हैं। लॉकडाउन में आज हम लोग भ्रमण करेंगे, ठीक है? आज सारी कविताएं भ्रमण पे, डिजिटल भ्रमण हो रहे हैं। हाँ, डिजिटल, सुनने वाले सुनाने वाले सब भ्रमण पे। देखिए कितने शहर घूमते हैं आज। स्वागत है। जाड़े की एक सुबह नालंदा की लाल दीवारों पर बैठ कुहासे के ढलते क्रम में मैं सोच रहा था वह 14 बरसाते महावीर के नालंदा में।
हम्म, जाड़े की एक सुबह नालंदा की लाल दीवारों पर बैठ कुहासे के ढलते क्रम में मैं सोच रहा था, वह 14 बरसाते महावीर के नालंदा में अमरूद खा के पहिया घुमाते गांव के लड़के, खीस का स्वाद लेते बच्चे और बछड़े साथ साथ, निकल आती कीचड़ से भैंस सांझ ढले, कोई गांव वाली गाती कजरी, कोई बजाता ढोल, चांद देखते प्रेयसी पुआल की मुंडेर पर, सो जाते एक दूजे की बाहों में, और उन पर रात भर झरझर झरते हर श्रृंगार। गांव के चरवाहे सुदूर गुनगुनाते मगही लोकगीत, 15 वर्ष में टूटा मोह महावीर का और भिक्षु सारिपुत्र का कभी नहीं। नालंदा में जन्मा मरा नालंदा में धर्म सेनापति सारिपुत्र, आम के उसी उपवन में जहां रहा करते थे उसके बुद्ध। महावीर और बुद्ध से आगे मैं देख रहा हूँ 164 करोड़ 15 लाख 75 हजार किताबों के शमशान में ओस से गीली घास पर बिखरे हुए फूल हर श्रृंगार के। जाओ कह दो, जाओ कह दो बख्तियार खिलजी और उसके चाहने वालों से, नालंदा के खंडहरों का लाल रंग बहुत गाढ़ा है, खून से महीनों लगी आग से, तुम्हारी सोच और समझ के परे वो जो हरे घास का मैदान है रूमी की कविताओं में, यही है नालंदा में। नालंदा सिंधु घाटी सभ्यता के महाजनपद मगध का अंतिम किला है। नालंदा सिंधु घाटी सभ्यता के महाजनपद मगध का अंतिम किला है, यहाँ सूर्य उत्तरायण ही रहेगा। क्या बात है, आपने रियली नालंदा दर्शन करा दिया भैया। एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो आप बारीकियां डालते हैं उससे लगता है कि हम लोग जो लिसन करते हैं, लिसनर्स होते हैं, वो और डेप्थ में और बारीकी से वो भी सुनना चाहते हैं। हाँ मतलब देखिए, मेरा दो मतलब इस तरह की अगर मैं यात्रा वाली कविता रखता हूँ तो मेरा प्रयास होता है, मेरी प्रार्थना होती है कि कविता ऐसा कर पाए कि एक तो आपको यात्रा कराए, यात्रा का आनंद दे, और कुछ अगर इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो मैंने बटोरा है पढ़ने सीखने के क्रम में, वो मैं देते हुए चलना चाहता हूँ। ऐसे सिर्फ बातों बातों में कविता कुछ नया नहीं करेगी। अगर आपने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा है और मैं आप तक सही सही इतिहास पहुंचा दे रहा हूँ मनोरंजन के माध्यम से, बहुत बड़ी हो गया काम। जी जी बिल्कुल, पर्पस मिल जाता है कविता को। हाँ, तो यही सब है जो चलते रहता है। एक छोटा सा भैया कुछ रैपिड फायर राउंड करना चाह रहे थे। रैपिड फायर मतलब लगातार छोटी छोटी कविताएं जैसी? कविताएं नहीं भैया, कुछ आपको एक वर्ड बोलेंगे, कविता या स्टोरी का फॉर्म, और बैंगलोर पोएट्री सर्कल से जो नाम आपके मन में सबसे पहले आता है वो अगर आप बोले। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। पहला वर्ड है गजल। गजल तो यार फैज अकरम याद आते हैं हमको, नितेश याद आता है, ये दो लोग याद आते हैं। शायरी। नितेश हाँ, प्लीज शायरी अगर आप, चलिए तो ठीक है, गजल आपने बोला तो फैज रख लेते हैं, शायरी बोला तो नितेश रख लेते हैं। कविताएं। तो कविताएं, कविताएं से तो यार सभी लोग याद आ जाते हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। कविताएं, अगर इस शब्द को मैं अगर एक बार में सोचना चाहूँ तो मुझे अट्टागलाटा में हम लोगों का अंजुमन होता है तो अंजुमन याद आ जाती है, कविताओं का मेला है अंजुमन। और गायकी। गायकी से हमारी एक मित्र हैं देवोलीना जी, वो याद आ जाती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं। कहानियां। कहानियां, कहानियों से याद आता है अभिनव यादव, उससे एक दिन कहानियों पे बड़ी लंबी चर्चा की थी मैंने, और मैजिकल रियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, वो उस पे बहस हम लोगों की हुई थी, एक लंबी बड़ी अच्छी सीखने वाली बहस, काफी कुछ मैंने उससे उस दिन सीखा था, तो वो घटना याद आती है। और फाइनली एक परफॉर्मर के तौर पे आप किसे? रामकृष्ण, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। जी, तो बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, काफी इंटरेस्टिंग आंसर।
तो भैया एक और सवाल मेरे मन में था कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए शुरुआत हम लोग करते हैं, जनरली क्या जी करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के लास्ट वर्ड को राइम करना शुरू करते हैं वैसे लिखते हैं। तो जनरली मैंने देखा है, मैं अपना भी बता हाँ रहा ना, हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नकली गजल लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब एक पूछना चाह रहा था कि सही तरीका क्या है शुरुआत करने की, अगर आप किसी जो शुरुआत करने का बिगनर है। सही तरीका है कि पहले तो टटोलिए कि सच में आपको कविता लिखनी है, कि दुनिया में और कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ कविता ही बची है आपके लिए। क्या आप कविता नहीं लिखेंगे तो मर जाएंगे? अगर इतनी ना हो तो कृपया मत लिखिए। बड़ी कड़वी बात है, लेकिन यही सच है। और अगर ये भूख हो, लग रहा है कि नहीं हमको तो लिखना ही पड़ेगा, आ रही है अंदर से, कागज तक पहुंच रहे हैं कलम के साथ, तो फिर अपना माध्यम तलाशिए। मैंने पहले अंग्रेजी शुरू की। मैंने देखा विचार नहीं आते हैं अंग्रेजी में। मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है हिंदी से, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा हूँ एक लंबे समय तक। मेरे 30 साल की उम्र में मैं 20 साल तक अंग्रेजी से हिंदी से दूर रहा हूँ। अच्छा मैंने 6ठी क्लास के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, और जब से कविता लिख रहा हूँ तब से ही हिंदी से जुड़ा हूँ। बीच अच्छा। का 20 साल गायब है, नो हिंदी एट ऑल। कोई हिंदी नहीं है मेरे जीवन में, नो हिंदी एट ऑल भी जो मैंने भी कहा वो जानबूझ के कहा। अब मैं चाहूँ तो मुझे बिना अंग्रेजी के हिंदी बोलने में कोई कष्ट नहीं। एक परिवेश रहा घर में, एक भाषा रही, लोक समाज में भाषा रही, इसलिए बची रह गई, वरना हिंदी नहीं थी। तो मैंने माध्यम तलाशा, मैंने देखा अंग्रेजी नहीं होगी। फिर मैं, जैसा आपने कहा, वो पूरे उत्तर भारत के बच्चों की समस्या है, मेरी भी है, तो मैं भी गया गजल लिखने। फिर गलती से मैंने गजल के बारे में पढ़ लिया, जो लोग नहीं करते हैं। तो जब पढ़ने जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ क्या है, बहर क्या है। फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। काफिया मिलाने की जब बात होगी, हाँ, और जब तखल्लुस की बात होगी, जब मीटर नापने को कह दिया जाएगा, तो आप कहें कि अरे हाँ फंस गए, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा वगैरह। यहाँ दो रास्ते हैं, या तो इसी बात को ईमानदारी से मान लीजिए और कोई रास्ता तय नया कीजिए, या यहीं झूठ बोल के लगे रहिए, बहस करते रहिए कि नहीं है, मीटर में है, नहीं है, कैसे कह रहे हो, ये नज्म नहीं है, गजल है। या तो आप इसमें अपना समय बर्बाद कीजिए, या मेरी तरह एक दिन में हाथ जोड़िए, कहिए कि गजल सुनना मुझे बहुत पसंद है। दाग देहलवी और मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, लेकिन मेरी पर्सनल औकात नहीं है कि मैं इनकी भाषा में, इनके तौर में, इनके तहजीब में लिख सकूं, इसलिए इनको बहुत बहुत प्रणाम। और जो लोग भी इस तरीके से लिखेंगे उनको बहुत बहुत आदर और प्रेम और स्नेह, मेरे से नहीं बनता है। फिर हम आएंगे हिंदी की तरफ। हिंदी में भी लिरिकल पोएट्री काफी चल रही है, छंद में लिखना, राग वगैरह, और बहुत से छंद होते हैं, बहुत से नियम कानून है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्यों झूठ मूठ बोलूं। तो कुमार विश्वास जी का, अगर आप जो एक ग्रुप है जिसमें काफी लोग आते जाते रहते हैं, उनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो गाते हैं, गीत के फॉर्म में कविता प्रस्तुत करते हैं, गायन है। हमारे यहाँ पुरानी कविता शैली में भी गायन है। संस्कृत में तो सब कुछ गा के ही होता था, पूरा गेय है, कविताएं गाने के लिए। मेरे पास न गाने का क्षमता है, न उस फॉर्मेट में लिखने की क्षमता है, और फिर मुझे लगा कि मैं वो नियम कानून में बंध के नहीं हो पाएगा मुझसे। कुछ लोगों से हुआ, तो कुछ लोग हैं जो गीत लिखते हैं, मेरी मंडली में है। तो जैसे मैं रामकृष्ण की बात कर रहा था, वो गीत लिखता है, मौसम लिखता है गीत। ये सब युवा लोगों की बात करूँ, मैं सीनियर लोगों की जानबूझ के बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में बात करने की मैं हैसियत नहीं रखता, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बड़े लोग ऐसे सीनियर लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी गायिकाएं हैं, गजलें लिखती हैं, गीत लिखती हैं, प्रस्तुति करती हैं, बैंगलोर में बहुत सीनियर दीदी लोग हैं हमारी। तो हैं लोग, तो उनको आती है, वो छंद पे काम करती है, मेहनत है उसमें बहुत, सब कुछ। फिर हम लोग मुक्त छंद वाले आते हैं, सबसे आसान कैटेगरी कहा जाता है। भाई इनका क्या है, इनका तो मुक्त छंद है, जो मन में आए लिखो। हाँ भैया, जो मन में आए लिखो तो ठीक है, लेकिन सब भार है आपकी कविता के विषय वस्तु पर। अगर आपकी कविता थोड़ी भी कमजोर हुई तो इसे लुढ़कती है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। जब आप राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, राइमिंग पैटर्न यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, लेंथ यूज करते हैं, और पीछे में राग या लय या छंद, इस तरह के टूल्स यूज करते हैं, तो वो
एक सपोर्ट की तरह खड़ी होती है कविता के, और कविता को कहीं कहीं ढकती है, छुपाती है, बचाती है। मुक्त छंद की कविता के पास ये सब कुछ नहीं होता है, बेचारी अकेले खड़ी होती है, लेकिन उसमें भी अपना एक छंद होता है, एक लय होता है, उसमें भी एक फ्लो होती है, फ्लो ऑफ द थॉट प्रोसेस, फ्लो ऑफ द कंटेंट, फ्लो ऑफ द म्यूजिक ऑफ रिसिटेशन, कि प्रवाह कविता की मूल भाषा का, प्रवाह कविता के मूल विषय का, प्रवाह कविता की प्रस्तुति का, और उसके अंदर के एक संगीत का भी प्रवाह होता है उसमें। वो कैसे पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, ये एक दो दिन में सीखने की विषय नहीं है, ये आपको सुनते सुनते, सुनाते सुनाते आएगा। आप अपनी ही कविता 4 बार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बोलते हैं अक्सर, बड़ी आम भाषा की बात बोल रहा हूँ कवियों के बीच, अरे यहाँ खटक रहा है, दैट खटकना, क्या है खटकना? यानी वहां प्रवाह मार खा रहा है, ये है आगे नहीं पीछे करो ना, इसको अगले लाइन में लिख दो ना, है लिखना जरूरी है, था लिखना जरूरी है। तो जहां भी कंजंक्शन आ रहा है, इंटरजंक्शन आ रहे हैं, फुल स्टॉप्स आ रहे हैं, कॉमाज आ रहा है, वहां जहां तहां खटक रही है, कहीं कहीं भाषा को सीधे नहीं उलट के लिखना पड़ता है, बार बार अरेंज करके फिर अरेंज करना पड़ता है, फिर अरेंजमेंट तोड़ना पड़ता है, आगे पीछे की लाइन के अनुसार अरेंज करना पड़ता है प्रवाह ढूंढने के लिए। तो एक तो पहली बार आप कविता, मूल कविता लिखते हैं जिसमें मूल बातें होती हैं, फिर उसको आप एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसमें एक लंबा काम है फ्लो तलाशने की। कई बार बहुत अंदर से जब कविता निकलती है, बड़ी ईमानदार कविता निकलती है जिसमें आप नकलीपन से कुछ नहीं लिखते हैं, तो उसमें इन सब समस्याओं की बड़ी कमी होती है, ये भी जानिए। जितना कम नकली लिखेंगे, जितनी ओरिजिनल कविता आएगी, उसमें अपने आप फ्लो ज्यादा होता है, प्रवाह ज्यादा होगी उसमें मेहनत कम करना पड़ता है। और जितनी नकली कविता लिखेंगे या मूल आई हुई कविता के साथ जितना छेड़छाड़ करेंगे, वो प्रवाह मार खाते जाएगी और आपको फिर मेहनत बढ़ाते जाएगी। या तो आप अंततः थक के जैसी भी कविता उसको छोड़ देंगे, या फिर बहुत मेहनत करेंगे और फिर भी उतना फल नहीं आएगा जितना एक आई हुई कविता का है। इसलिए कविता के आने पे भी भरोसा रखना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि नहीं आए तो क्या करें? बहुत आसान काम है, पढ़िए। कविता नहीं आता तो पढ़िए, इंतजार कीजिए, आएगी। हाँ, आनंद लीजिए, दूसरे की कविता सुनिए। अच्छा, कैसे कवि हैं आपकी, आपको कविता लिखने में आनंद है, पढ़ने में आनंद नहीं है? हे भगवान, वो एक तो वायरल वाला चीज होता है कि हाँ, ईगरनेस टू स्पीक, वो अलग दुनिया है। तो देखिए, आप पहले तो ये भी डिसाइड करना होगा आपके युवाओं को कि आपको परफॉर्मर बनना है, परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है। आप स्टैंड अप कॉमेडी और स्पोकन वर्ड पोएट्री को एक ही मीटर में रख के देखते हैं। मैं एक समय तक स्पोकन वर्ड पोएट्री को ठीक से नहीं समझता था और काफी विरोध में रहता था। फिर मैं ये समझा कि मेरा विरोध एक्चुअली स्पोकन वर्ड पोएट्री के खराब किए जाने से है, स्पोकन वर्ड पोएट्री से नहीं है। तो हम लोग उसको भी मतलब एक परफॉर्मेंस आर्ट की तरह नहीं, स्पोकन वर्ड पोएट्री एक आंदोलन है, उसको आंदोलन की तरह लीजिए। इसका बड़े वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है यूरोप में और अमेरिका में और बाकी जगहों, तो वेपन की तरह, मजाक नहीं है। इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस आर्ट। आप वहाँ इसके लिए नहीं जा रहे हैं, लाइक्स के लिए, क्लिक्स के लिए नहीं जा रहे हैं, आप कुछ और तलाशने के लिए जा रहे हैं। पोएम का बेसिकली कुछ पर्पस होना चाहिए। हाँ, नहीं, और मतलब अगर भारतीय शास्त्र और भारतीय स्टाइल में बात करें तो कवि को किनारे का आदमी है, उसका इलाका बहुत छोटा है, वो कॉमन आर्ट फॉर्म नहीं है, न उसके करने वाले न उसके चाहने वाले आम लोग हैं। कविता को आम तक लाने के चक्कर में ना वो आम बचा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ गुठली बची है। तो ये समस्या है। लेकिन इसमें बहुत तरह के विचार हैं। मैं अपनी मंद बुद्धि से अपने विचार रख रहा हूँ, ये विचार सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ मेरी मंद बुद्धि के विचार है। तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने काफ़ी नॉलेज दिया हमें। तो एक अब समय भी हमारे मीटिंग का कम हो रहा है, तो एक आखिरी पीस अगर आप प्रेजेंट करना चाहें तो प्लीज। स्वागत। पीस नहीं प्रेजेंट करूंगा, एक कविता सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल, माफी। अरे नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर दिया। एक कविता आजकल लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए वही सुना देता हूँ ढूंढ के।
उसका नाम है पगली लड़की। हाँ। तो आज क्योंकि यात्रा का दौर है, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग आज यात्रा समाप्त करेंगे किस शहर के साथ? कलकत्ते के साथ। कलकत्ता चलेंगे आज हम लोग। सिटी ऑफ जॉय। हाँ, सिटी ऑफ जॉय। और मिल जाए बस। ऑन एन एवरेज भैया कितने दिन में एक कविता लिखते हैं? इसका कोई नियम नहीं है बाबू। ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक दिन में 2 कविता लिखी है, जी। 1 महीने में लिखी है, और जी। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत दिनों तक नहीं मिल रही है। और 1 मिनट, जी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। कोई बात नहीं। ये इधर उधर कविता जो कवि लोग होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे अव्यवस्थित लोग हैं। मतलब इनसे व्यवस्था शब्द की उम्मीद रखना मूर्खता है। देखिए कहीं चली गई आज, छोड़िए, कोई दूसरी कविता सुनाता हूँ। एक और कविता है, ये भी बड़ी जबरदस्त कविता है। इसका नाम है कादम्बरी। जी। तो जैसे कालिदास हुए वैसे ही बानभट्ट हुए। बानभट्ट प्रोज पोएट्री लिखते थे, और उनकी पहली नॉवेल है, जो भारत की पहली नॉवेल है, उसका नाम है कादम्बरी। राजकुमारी कादम्बरी की बात है उसमें, पुनर्जन्म की कथा है। वो पहले नॉवेल राइटर ऑफ इंडिया हैं। अच्छा। पहला व्यक्ति संस्कृत में जिसने नॉवेल लिखा है। अगर नॉवेल का इतिहास हम भारत में देखेंगे तो बानभट्ट पे जाके खत्म हो जाएगा। और वो प्रोज में लिखते हैं। तो 14 फरवरी का दिन था, मुझे भी प्रेम पत्र लिखने का मन कर रहा था। मैं किसके लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं? मैंने कहा कादम्बरी के लिए लिखते हैं। एक कैरेक्टर जो खुद आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उस आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैरेक्टर के लिए प्रेम पत्र है। सुनाता हूं। प्रेम पत्र कादम्बरी के लिए। मगध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, शनिवार, विक्रम संवत 2076। प्रिय कादम्बरी, कैसी हो? वैसी ही हो। वीणा बजाती हो, भैरवी गाती हो, ग्रहों और सौर मंडलों को अभी लुभाती हो। प्रेम पत्र न लिखने वाली और न लिखने के 1000 खूबसूरत कारण बताने वाली बानभट्ट की कविताओं वाली स्वागदीप की राजकुमारी कैसी हो? क्या अभी नालंदा के खंडहर में कभी सांझ ढले गुजर जाती हो? पाटलिपुत्र और राजगृह देखा है तुमने इधर? जानती हो मगध अब नाम है इतिहास के किताबों में, और तुम जिंदा हो अब तक कैसे? अब कुछ भी नहीं वहां, खंडहर भी नहीं, और तुम अभी उतनी ही सुंदर हो। एक बात बताओ, 1000 सालों में कितने कवियों से प्रेम किया तुमने? कहो, कितने कवियों ने किया सोन के तट पे तुम्हारे सौंदर्य का चित्रण? कहो। मुझे तो लगा वह गीत गोविंद वाला कवि तुमसे बेहद प्रेम करता था। इतना प्रेम और कहाँ? सब कहते हैं कृष्ण सब कहते हैं कि कृष्ण बहुत मुस्कुराते हैं गीत गोविंद सुनकर। मैं सोचता हूँ शायद तुम्हें याद करते होंगे समुद्र किनारे। और वह लड़की जिसने बुद्ध का मार्गदर्शन किया था, वह तुम्हें गुनगुनाती थी शायद। यही सोच मैं तुम्हें गुनगुना देता हूँ उसके गढ़ पे। सुजाता कहते हैं नाम गांव वाले उसका। जाड़े की धूप बहुत याद दिलाती है तुम्हारी वहां। जाड़े की धूप बहुत याद दिलाती है तुम्हारी वहां। वो जिसने बांग्ला और हिंदी दोनों में तुमसे प्रेम किया। निराला। वो जिसने बांग्ला और हिंदी दोनों में तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए गाया बादल राग। उसकी लंबी दाढ़ी पर फिदा नहीं हुई तुम कभी? वो बहुत खूबसूरत था, कहते हैं पागल हो गया वह तुम्हारे प्रेम में। तुम्हारे योग्य वह आखिरी कवि था। मैं कवि नहीं, किंतु सोनभद्र से हूँ। मैं जानता हूँ सोनभद्र में कवि होना राजा हर्षवर्धन से स्त्री सम्मान के लिए लड़ने वाला कवि होना होता है, बानभट्ट होना होता है। और बानभट्ट 100 सहस्त्राब्दी में एक होता है जिसे तुम प्रेम करती हो। मैं कवि नहीं, कविता प्रेमी हूँ।
और मेरे लिए जब प्रेम मात्र एक शब्द था भाषा में, तब से अब तक जब मैं समझ चुका हूँ कि प्रेम समाजवाद का विरोध करने का स्थायी तरीका है, कादम्बरी में तुम्हारी खोज में हूँ। कविता की खोज, प्रेम की खोज, मुक्ति के मार्ग की खोज, सब तुम्हारे रास्ते। बूढ़ा मगध कहता है मुझसे, तुम्हारी खोज में साथ देने चले आते हैं गुलमोहर और कनेल, और लौट जाते हैं पतझड़ के आते होकर हताश। मैं उन दिनों बैठ जाता हूँ पीपल और बरगद के नीचे, बोधि और वटवृक्ष को सहारा है नदियों का, निरंजना और फल्गु का। बाढ़ में नदी किनारों को भी गिरना पड़ता है, और फिर ब्रह्मयोनि के जलप्रपात मेरे अश्रु ले जाते हैं। मैं जानता हूँ पत्र का उत्तर नहीं देना तुम्हारा स्वभाव है, किंतु मैं दृढ़ संकल्प हूँ, मागध हूँ, मैं लिखता रहूंगा तुम्हें पत्र, तुम्हारा सप्रेम विष्णु। क्या बात, क्या बात। कमाल भैया, इसको लगता है मैंने एक दो लाइव भी सुनने का मौका मिला था मुझे, तो बहुत खूबसूरत कविता है। इसके बाद एक लाल झोला के बारे में आपने कविता कही थी, बहुत सारे कविताएं हैं आपकी, फैन। हाँ, लाल झोला तो एक कविता है यार। अफसोस ये मीटिंग जूम का 40 मिनट्स का रहता है, तो वो खत्म हो रहा है। एनीवेज, भैया से गुजारिश, आप लोग टेंशन मत लीजिए, भैया से हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो फेसबुक पे भी लाइव आएं किसी दिन समय निकाल कर। तो बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया इस कार्यक्रम को आने सभी के लोगों लिए। को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए और हम दोनों लोगों से बातचीत करने के लिए। और तुम्हें बहुत बहुत प्रेम बंधु की, तुम इस समय में इतना अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, करते रहो, फिर मुलाकात होगी। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।